हेलो एवरीवन, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। मैं आप लोगों को आज मिलवाने वाला हूं सीए फाइनल नवंबर 23 में ऑल इंडिया थर्ड रैंकर ऋषि मल्होत्रा से, जिन्होंने 590 मार्क्स के साथ में थर्ड रैंक अचीव करी है। ऋषि, कैसा लगा आपको? सर, एक्सपेक्टेड तो था रैंक का, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक्सपेक्ट किया था और आपके मोटिवेशन और गाइडेंस की वजह से ही हो पाया और बहुत हैपनिंग मोमेंट था। सब बहुत खुश थे, घर पे भी सब बहुत खुश हैं। वेरी गुड। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऋषि हमारे वीवीएमपी प्रोग्राम का स्टूडेंट है, जिसमें वीएसआई मॉक टेस्ट सीरीज और पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सब्जेक्ट्स इसने दूसरी जगह से लिए हुए हैं। तो ऋषि, आप एक बात बताओ कि प्रेजेंट में जो सीए फाइनल में रिजल्ट जा रहा है वो काफ़ी डाउन जाता है। स्पेशली मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि सीए फाउंडेशन में 100 बच्चे एंट्री करते हैं तो 25 सीए इंटर में पहुंचते हैं, 25 और 10% 2.5 फाइनल में पहुंचते हैं, उसका 10% 0.25 सीए बनते हैं। 400 एंट्री पे एक सीए बन रहा है। तो क्या सीए टफ है या बच्चे मिसकंसेप्शन की वजह से ढंग से प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते हैं? क्या लग रहा है आपको? सर, सीए टफ तो नहीं है, बस ये है कि प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। साथ में आईसीआई जो टेस्ट कर रहा है अभी के टाइम पे, वो ऐसा नहीं है कि आप मगअप करके चल जाओ और आप एग्जाम में एज इट इज लिख के आ जाओ। आईसीआई इज फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ नंबर ऑफ रिविजन्स आप जितना ज़्यादा करोगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं और एंड टाइम पे वो 1.5 डे में उसको रिवाइज नहीं कर पाते। मेन क्या रहता है, जो वो 1.5 डे में गेम खेल रहा है वही विनर कहलाएगा। तो आप फर्स्ट डे से ही प्रिपरेशन ऐसी करो कि आप उस 1.5 डे में उस चीज़ को रिवाइज कर सको, उतना ही मटेरियल रखो जितना उस टाइम पे रिवाइज हो सके और एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। तो बेसिकली क्या क्या मैट्रिक इकट्ठा कर लेता है बच्चा? अदर फैकल्टीज के क्वेश्चन बैंक्स, मतलब जिनसे उन्होंने क्लासेस लिए उनके तो क्वेश्चन बैंक्स होते ही हैं। साथ ही साथ दूसरे फैकल्टीज जो मतलब मार्केट में दूसरे बच्चे ले रहे हैं, इस वजह से वो भी खरीद लेते हैं। आईसीआई मॉड्यूल को इतना फोकस नहीं देना, वो सबसे बड़ी मेरे को लगता है कि गलती रहती है। जी जी, बताओ। जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे एफआर है, एफआर का एक स्टडी मेटेरियल पढ़ा जाए, उसके क्वेश्चन किया जाए आईसीआई के एसएम के, और इसके बजाय जो क्वेश्चन बैंक्स बच्चे कर लेते हैं, तो कितना परसेंट कोर्स क्वेश्चन बढ़ जाते हैं उसमें? लगभग आपने देखे होंगे। क्वेश्चन बैंक जो होते हैं उसमें तो जगह जगह क्वेश्चंस वो इनकॉर्पोरेट करके दे देते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो आईसीआई मॉड्यूल का ही कॉन्सेप्ट पूछते हैं। वो जरूरी नहीं है कि एज इट इज सेम क्वेश्चन आएगा, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आए, यू कैन सॉल्व इट इजीली। तो मेरे को लगता है कि मॉड्यूल को अगर आपने ढंग से कर लिया तो इट्स इजी टू क्रैक द एग्जाम। उल्टा क्वेश्चन बैंक पढ़ने से मेरे ख्याल से नंबर ऑफ चैप्टर कम हो पाते हैं, क्योंकि एक ही चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चन पूछे, उनमें से कोई एडिशनल आता भी नहीं है। मेरे ख्याल से आईसीआई स्टडी मेटेरियल के बाहर कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और कोई बिल्कुल ही अलग आ गया तो कहीं मिलेगा भी नहीं। इसलिए ऐसे केसेस में दिक्कत नहीं है। तो एक तो एक्सेस मटेरियल इकट्ठा कर लेना और उसको पढ़ लेना और कंसोलिडेट नहीं कर पाना, एक तो ये प्रॉब्लम है। यस। और क्या प्रॉब्लम लग रहा है आपको जो बच्चों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बच्चे हमसे भी डिस्कस कर देते हैं कि अब क्या करें, फेल हो गए। ऐसे बच्चे जो इंटर में रैंकर हैं और फाइनल में फेल हो के आ रहे हैं, तो और क्या क्या मतलब कमियां फील हो रही है? और एक तो ये है कि क्वेश्चन को याद करके जाना, कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन होएगा, हो सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ जाए। रही बात अभी जो नवंबर 23 का एग्जाम था, उसमें कुछ क्वेश्चन थ्योरी के भी आए थे। अब स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि थ्योरी के चैप्टर्स बहुत बड़े हैं तो उनको स्किप कर जाते हैं, लेकिन इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो पास्ट एग्जाम का ही एज इट इज मतलब आया हुआ क्वेश्चन था। तो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये था कि मैंने करीब 4 या 5 थ्योरी के ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे, जिसमें से भी एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ गया था, और आपको पता भी है कि उसको कैसे लिखना है। तो आप अगर दूसरे मटेरियल्स फॉलो कर रहे हो, आपको पता नहीं है तो उस मटेरियल में क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, हो सकता है कोई दूसरे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर सीए। तो एक मेरे को ये लगता है कि ओनली रेलिवेंट मटेरियल को फॉलो करना इज इम्पोर्टेंट। बेटर है कि जो एडिशनल बहुत सारे क्वेश्चन बैंक के करने के बजाय बेटर है कि उसकी थ्योरी पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। हाँ। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, थ्योरी क्वेश्चन भी हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। और पास्ट एग्जाम के अगर आपने पेपर्स कर लिए तो इट्स ऑल डन। और एक चीज बताओ कि कोर्स कितने टाइम पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए? यानी क्लासेस, चाहे वो फेस टू फेस रिकॉर्डिंग, जो भी जिस भी मोड से लेना चाहता है,
कितने टाइम पहले पूरी हो जानी चाहिए जिससे कि उसको रिवीजन करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाए? मैंने जैसे ही अपने आर्टिकल से स्टार्ट करी थी, फर्स्ट डे से ही प्लानिंग ये थी कि 3 मंथ से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को नहीं देना है। जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 मंथ्स का रखा था और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 मंथ्स का रखा था। फर्स्ट डे माई आर्टिकल स्टार्टेड ऑन 1st of March और उसी दिन से मैंने अपनी सबसे पहली SFM की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। मेरा कोर्स अराउंड नवंबर 23 में एग्जाम थे, तो नवंबर 22 तक आई वाज डन विद माई DT क्लासेस। IDT पेंडिंग था, वो उसको IDT कंप्लीट किया एंड देन आई स्टार्टेड विद द रिविजन्स, जिससे मल्टीपल रिविजन्स हो पाए, टेस्ट सीरीज दे दी। तो आपका ये था कि उसके बाद जब मैं एग्जाम के टाइम के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो मेरे से रह गया हो। मॉड्यूल भी कर लिया, पास्ट पेपर्स भी कर लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो गई, मतलब उससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं है। फिर कितने टाइम पहले कोर्स कंप्लीट हो गया था? 1 ईयर पहले। 1 ईयर पहले कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी मान के चलता हूँ कि 6 मंथ से पहले तो कोर्स कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। मैंने जितने भी ऑब्जर्व किया है कि 6 मंथ का रिवीजन कर लिया वो बच्चा फेल नहीं होता, मैंने देखा है ये। लेकिन कई बच्चे ऐसे आते हैं, 6 मंथ एग्जाम के बच्चे हैं कि मेरे 4 सब्जेक्ट बच गए, 5 सब्जेक्ट बच गए, 3 सब्जेक्ट बच गए। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कि बच्चों का कोर्स इतना लेट क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं बच्चे, क्यों होता है? क्योंकि ये जो आर्टिकलशिप की जो 3 इयर्स की ड्यूरेशन होती है, इसमें एक तो कंसिस्टेंसी छूट जाती है बच्चे की। जैसे मेरा तो ये था कि सुबह ऑफिस जाना है तो क्लास करके जाना ही जाना है और आते ही जो सुबह पढ़ा है उसको रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। तो मेरी आर्टिकलशिप के साथ भी आई वॉज एबल टू गिव अराउंड 5 to 6 hours डेली बेसिस पे। तो मेरे को ये लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये किया था कि नवंबर 22 के अराउंड जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, देन आई स्टार्टेड विथ कि जितना जितना मटेरियल अब मेरे पास, जो मैंने अपने खुद के नोट्स बना लिए, उसको भी मैं और कट शॉर्ट कर लूँ। तो मैंने 1 month या 2 month के अराउंड का टाइम रख के उसको भी और कट शॉर्ट करके इतना बना लिया था कि आई एम एबल टू रिवाइज ड्यूरिंग माई मॉक टेस्ट एंड इन द एग्जाम। अब उसके अलावा और कुछ नहीं रेफर करना है, जो है अब इसको करके स्ट्रॉन्ग करके जाना है। अभी तुम्हारे और भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो इस एग्जाम में फेल भी होंगे, या जैसे मतलब बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो उसमें और आप में क्या डिफरेंस? एक तो यही था कि क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाई टाइमली। सेकंड ये था कि जब आपका स्टडी लीव स्टार्ट होता है, देन स्टूडेंट्स फोकस कि अब हम क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो टाइम होता है कि सेल्फ स्टडी का। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, आप क्लासेस कर रहे हो, तो आपका ये है कि आप यू आर डूइंग द कोर्स बट आपको वो चीज़ याद नहीं हो रही, क्योंकि आपको एग्जाम में तो जो खुद ने याद करा है वही लिख कर आना है। तो आपको वो एडिशनल टाइम चाहिए होगा उसको याद करने का। तो रैदर देन एग्जाम लीव्स की ड्यूरेशन में आप क्लासेस कंप्लीट करो। अगर आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं तो सेल्फ स्टडी करके उसको कंप्लीट करना बेटर है। साथ ही साथ मेरे और फ्रेंड्स थे, उन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज दी थी, तो वो मेरे को लगा कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। जिन्होंने दी थी उनका ये था कि जो एग्जाम का टाइमिंग होता है, से 2 to 5, उस ड्यूरेशन में उन्होंने मतलब टेस्ट सीरीज नहीं दी, जिसकी वजह से उनका ये हो रहा था कि जब वो एग्जाम देने जा रहे थे, दे वर फीलिंग ईदर स्लीपी और हंग्री और समथिंग ऑफ दैट। उस सेम सिचुएशन में एग्जाम टेस्ट देने जरूरी है जब जाके पर्पसफुल होता है। तो अब बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहोगे? एक तो कि कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और कितना टाइम रिवीजन करने के लिए चाहिए कम से कम? अब जिनका नियरेस्ट एग्जाम आ रहा है, जैसे May 24, उनके लिए तो मेरा ये रहेगा कि अब अगर क्लासेस रहती हैं पेंडिंग तो लीव दैट एंड फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, रिविजन एंड मॉक टेस्ट। मतलब मॉक टेस्ट आप दोगे तो आपका रिविजन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और जिनके एग्जाम्स बाद में हैं उनको ये है कि आप अभी से ही थोड़ा स्पीड अप करो। आप ऑफिस से छुट्टी लेके यू शुड फोकस ऑन कंप्लीटिंग ऑन योर क्लासेस। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस को निगलेक्ट कर दो, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकली सीख रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करता ही करता है। और जो बच्चे आप आर्टिकल जब स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये है कि फर्स्ट डे से ही यू शुड फोकस ऑन योर क्लासेस। एक प्लान फर्स्ट डे से ही बना लो कि इस डेट तक मेरे को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, जिससे वो टाइमली कंप्लीट हो पाए। एक चीज़ और थी कि जो मैंने अपने टाइम टेबल फॉलो किया था कि जैसे फर्स्ट सीरीज में 10 डेज का गैप था, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी, फर्स्ट सीरीज वॉज 10 डेज का गैप, सेकेंड वॉज 7 डेज का गैप। तो जो फर्स्ट सीरीज जो 10 डेज का है उसमें मैं 10 दिन ना देके जो सेकंड सीरीज के 7 डेज थे, मैं कोर्स को 7 दिन में कंप्लीट करता था। बचे हुए जो 3 दिन होते थे उसमें रिवाइज करता था, जिससे एक जो सीरीज चल रही है उसमें अराउंड 4 to 5 टाइम्स रिविजन हो जाता था, जिससे एग्जाम देने जाने से पहले अराउंड 20 टाइम्स तो रिविजन हो ही गया था। मतलब 3 मॉक टेस्ट सीरीजों में 5 टाइम 15 टाइम
और 2-3 टाइम उससे पहले और 20 टाइम्स तो हो ही गया मतलब रिवीजन। और एग्जाम जब 1.5 डे का टाइम था उसमें भी अराउंड 2 या 3 टाइम्स तो रिवाइज करके गए थे। वेरी गुड। तो ये बताओ जो बीएसआई का जो मॉक टेस्ट प्रोग्राम है और जो गाइडेंस वाला प्रोग्राम है, तो मॉक टेस्ट में क्या खासियत लगी, मतलब जो क्या बेनिफिट दिखा? मुझे लगता है कि बाकी फैकल्टीज के जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है उसमें एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। वीएसआई पे कई क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को चेक किया था। जैसे एफआर का जो हमारा लास्ट सीरीज हुई थी उसमें जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन था दैट वाज वेरी मच कॉन्सेप्चुअल, और अब जो आपने देखा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया दैट वाज आल्सो वेरी कॉन्सेप्चुअल। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। इसलिए ये है कि मॉक टेस्ट आपको अच्छे से देने चाहिए। रही बात सर, आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आपने ही वो पुश दिया था कि आपको रैंक लेकर आनी है। मैं एम तो कर रहा था रैंक का, बट आपका जो मतलब मेरे को पता नहीं, ऐसा होता था कि जब भी मैं ऐसे डिमोटिवेटेड फील करता था तब आपको ऑटोमेटिकली कॉल आ जाता था, मेरे को आपको बताना नहीं पड़ता था कि मेरे को थोड़ी सी हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो वो एक पुश मिलता था। आपने ही बोला कि फर्स्ट रैंक लेकर आनी है, एम तो फर्स्ट का ही रखा था, तो इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन टॉप 3 भी बहुत बड़ी चीज होती है, कोई कम नहीं होता। तो ये मॉक टेस्ट और जो गाइडेंस जो है ये रियली हेल्पफुल है मतलब। yes. अच्छा, एक चीज और बताओ, मेरे अभी से मैं देखता हूँ कल से मेरे पास अराउंड 200 फोन आ गए होंगे कि जो बच्चे इस अटेम्प्ट में फेल हो गए, मैं अभी जो नवंबर एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए, और वो बच्चे अब कह रहे हैं कि साहब हमारे को क्लासेज भी लेनी है और मतलब ये एग्जाम मई भी देना है। तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ यार ये टाइम तुम्हारा खुद का रिवीजन करने का है। अभी लोगों की सेल लग जाएगी, बहुत कम में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, लेकिन ये बहुत हार्मफुल है क्योंकि रिवीजन करने का टाइम है। अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो इसका मतलब है कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू या मतलब वैसे रिवीजन करके दो, और कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो बेटर है कि अटेम्प्ट छोड़ के उसको तैयार करके ढंग से रिवाइज करके दो। तो ये सही है या उसमें बच्चा करने की पोजीशन में रहता है? मतलब स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि उसके कितने सब्जेक्ट्स हैं जो उसको अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में देने हैं। अगर कम ही सब्जेक्ट्स हैं तो मेरा तो ये कहना रहेगा कि सेल्फ स्टडी कर लो और टेस्ट सीरीज देके क्लियर कर जाओ। अगर आपके ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और आपको ये है कि सारे सब्जेक्ट्स को एक ही साथ देना है तो मई में ना देके इधर नवंबर में दे लो, या फिर इफ़ यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली कि आप सेल्फ स्टडी से वो सारे सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो, इट्स वेरी गुड कि आप मई में ही दे दो। हाँ, तो टाइम्स मतलब रिवीजन करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए तो एग्जाम देना चाहिए, अदरवाइज मतलब वैसे ट्राई करने के लिए नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरा भी रहता है कि जो बच्चा एग्जाम दे तो पास होने के लिए दे, ऐसा नहीं कि चलो यार ठीक है नहीं तो अगली बार दे लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो बच्चों आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और स्पेशली जो रैंकर्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के बहुत काम आएगा। थैंक यू ऋषि। थैंक यू सो मच। थैंक यू।